नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय में उतर रहे हैं। रोग निदान और विकृति विज्ञान। मतलब आयुर्वेद बीमारी को समझता कैसे है, उसकी जड़ तक कैसे पहुंचता है और शरीर के अंदर ये बीमारी पनपती कैसे है। हमारे पास जो सामग्री है वो एक तरह से आयुर्वेद के इस पूरे डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क की आप कह सकते हैं रूपरेखा है। काफ़ी सारे इसमें पारिभाषिक शब्द है, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज का हमारा मकसद है कि इन पारंपरिक विचारों को थोड़ा खोल कर समझें, देखें कि आयुर्वेद सेहत और बीमारी को किस अनोखे नज़रिए से देखता है। तो अ, तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जो रूपरेखा है, ये आयुर्वेद के बहुत ही व्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिक तरीके को दिखाती है। बात सिर्फ लक्षणों की लिस्ट बनाने की नहीं है। ये समझने की है कि बीमारी शुरू कहाँ से हुई, उसके कारण क्या थे और वो शरीर में फैली कैसे। इसमें खास बात यह है कि रोगी और रोग दोनों की बारीकी से जांच, जिसे परीक्षा कहते हैं, उस पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा, आपने परीक्षा और निदान शब्द इस्तेमाल किए, तो यहीं से शुरू करते हैं ना। जब आयुर्वेद रोग निदान कहता है, तो इसका मतलब क्या सिर्फ बीमारी का नाम पता लगाना है या कुछ और भी है इसमें? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, निदान शब्द के आयुर्वेद में कई मतलब है। एक मतलब तो है कारण, मतलब ईटियोलॉजी, बीमारी हुई क्यों। लेकिन रोग निदान का जो दायरा है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें सिर्फ कारण जानना ही शामिल नहीं है, बल्कि उस कारण से लेकर बीमारी के पूरी तरह से प्रकट होने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, पैथोफिजियोलॉजी जिसे कहते हैं, आयुर्वेद में उसे संप्राप्ति कहते हैं, उसको समझना भी इसमें शामिल है। अच्छा, संप्राप्ति यानी पूरी प्रोसेस। हाँ। पूरी प्रोसेस। और परीक्षा, जैसा मैंने कहा, उसका मतलब है जांच। जांच। और आयुर्वेद में ये जांच बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती है। सिर्फ बीमारी के लक्षणों की जांच नहीं होती, बल्कि बीमार व्यक्ति की पूरी स्थिति देखी जाती है। उसकी शारीरिक बनावट कैसी है, मानसिक स्थिति क्या है, पाचन शक्ति, जीवन शैली, मतलब सब कुछ। जी। इसे कहते हैं रोगी परीक्षा। और फिर बीमारी के जो लक्षण हैं वो कितने गंभीर हैं वगैरह, उसकी जांच को रोग परीक्षा कहते हैं। ओके, यानी व्यक्ति और बीमारी दोनों की जांच जरूरी है। अच्छा, और अगर मान लीजिए लक्षण मिलते जुलते हों, कई बीमारियों के संकेत दे रहे हों, तब क्या? हाँ, उसके लिए भी व्यवस्था है। आयुर्वेद में सापेक्ष निदान या व्यवच्छेदक निदान की अवधारणा है। जी। ये वही है जिसे मॉडर्न मेडिसिन में डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। मतलब लक्षणों का ठीक से विश्लेषण करके ये पक्का करना कि भाई असल में कौन सी बीमारी है। जैसे मान लीजिए किसी को बुखार है, खांसी है, अब ये सामान्य फ्लू है या न्यूमोनिया है या कुछ और, ये तय करना ही सापेक्ष निदान है। इससे क्या होता है कि इलाज बिल्कुल सही दिशा में जाता है। समझ गया। अच्छा, आयुर्वेद की बात हो और त्रिदोष वात पित्त कफ का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारी सामग्री में दोष विकृति की बात है कि यही बीमारियों की जड़ है आयुर्वेद के हिसाब से? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दोष विकृति यानी इन तीन दोषों का अपनी सामान्य संतुलित अवस्था से बिगड़ जाना, यही आप कह सकती हैं आयुर्वेद के रोग विज्ञान का केंद्र बिंदु है। देखिए, स्वस्थ अवस्था में ये दोष शरीर के सारे काम ठीक से चलाते हैं, लेकिन जब ये असंतुलित हो जाते हैं, मतलब कोई बढ़ गया, कोई घट गया या अपने सामान्य गुणों से अलग तरह का व्यवहार करने लगा, जिसे दुष्ट कर्म कहते हैं, तो बस वही रोगों की शुरुआत होती है। और ये असंतुलन ये होता क्यों है? मतलब इसके कारण क्या है? देखिए, कारण कई हो सकते हैं जिन्हें निदान या हेतु कहा जाता है। हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन, मौसम का प्रभाव, मानसिक तनाव, बहुत कुछ। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अग्नि की होती है। अग्नि यानी हमारी पाचन शक्ति और मेटाबॉलिज्म की शक्ति। अगर अग्नि मंद पड़ जाए, कमजोर हो जाए, तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, और वो जो अधपचा खाना है वो ही दोषों को बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अच्छा, तो मतलब डाइजेशन का ठीक ना होना ही कई समस्याओं की जड़ बन सकता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। और ये दोष अकेले भी बिगड़ सकते हैं या मिलकर भी। जब दो दोष साथ में बिगड़ते हैं तो उसे संसर्गज स्थिति कहते हैं, और जब तीनों ही बिगड़ जाएं, जो कि काफी गंभीर स्थिति मानी जाती है, तो उसे सन्निपातज कहते हैं। बाप रे, तीनों? हाँ, इतना ही नहीं, ये बिगड़े हुए दोष शरीर में एक जगह टिके नहीं रहते, ये फैलते हैं। इसे दोष गति कहते हैं। और ये किन रास्तों से फैलते हैं, किन अंगों को प्रभावित करते हैं,
इसे रोग मार्ग से समझा जाता है। जैसे 3 मुख्य मार्ग बताए हैं, शाखा यानी बाहरी ऊतक जैसे मांसपेशियां, त्वचा, कोष्ठ यानी अंदरूनी अंग, और मर्म यानी वाइटल पॉइंट्स। ठीक है, तो दोष असंतुलित हुए, शरीर में गड़बड़ी शुरू हो गई। पर ये बिगड़े हुए दोष करते क्या हैं फिर? कहाँ जाते हैं? यहीं शायद स्रोतस दृष्टि की बात आती है ना? ये शब्द बड़ा अनोखा सा लगता है, स्रोतस। हाँ, स्रोतस आयुर्वेद का एक और बहुत ही मौलिक फंडामेंटल सिद्धांत है। आप इन्हें शरीर के अंदर मौजूद अनगिनत मतलब लाखों करोड़ों सूक्ष्म चैनल्स या मार्ग समझ सकते हैं। ये समझिए शरीर के अंदर के हाईवे हैं, जिनसे शरीर के लिए जरूरी चीजें जैसे पोषण है, पानी है, हवा है, अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। और जो बेकार चीजें हैं वो बाहर निकलती हैं। हर धातु का, हर क्रिया का अपना स्रोतस होता है। जैसे अन्न वह स्रोतस खाने के लिए, प्राण वह स्रोतस सांस के लिए, उदक वह स्रोतस पानी के लिए, ऐसे कई सारे हैं। और स्रोतस दृष्टि, इसका मतलब हुआ इन हाईवे पर ट्रैफिक जाम। बिल्कुल सही उपमा दिया आपने। स्रोतस दृष्टि का मतलब है इन मार्गों में रुकावट आ जाना या उनका ठीक से काम ना करना, ब्लॉकेज या माल फंक्शन। अब ये रुकावट क्यों आती है? अक्सर इन्हीं बिगड़े हुए दोषों के कारण या फिर एक और चीज के कारण जिसका जिक्र आगे आएगा, उसे आम कहते हैं। हमारी सामग्री में इसके सामान्य कारण बताए गए हैं, सामान्य स्रोतस दृष्टि निदान और लक्षण भी। सामान्य स्रोतस दृष्टि लक्षण, आयुर्वेद तो ये मानता है कि शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें किसी न किसी स्रोतस में दृष्टि मतलब खराबी ना आई हो। आपने आम का जिक्र किया, ये शब्द तो बहुत सुनने में आता है। इसे अक्सर लोग टॉक्सिन या विषाक्त पदार्थ कह देते हैं। क्या ये सही है? हमारी सामग्री इसके बारे में क्या बताती है? देखिए, आम आयुर्वेद की एक बहुत ही यूनिक और गहरी अवधारणा है। इसे सीधे सीधे टॉक्सिन कह देना शायद इसकी पूरी बात न समझा पाए, हालांकि इसके गुण वैसे ही होते हैं। आम असल में क्या है? ये अधपचा भोजन या मेटाबॉलिज्म का अधूरा उत्पाद है, मतलब इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड और मेटाबोलाइज्ड सब्सटेंस। जब हमारी पाचन अग्नि, जठराग्नि या धातुओं की अपनी अग्नि, धात्वाग्नि कमजोर होती है, तो भोजन या पोषण पूरी तरह पचकर शरीर का हिस्सा नहीं बन पाता। वो एक चिपचिपा, भारी, विषैला सा पदार्थ बन जाता है। यही आम है। तो क्या ये आम वही चीज है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी कि ये दोषों को बिगाड़ता है और उन स्रोतस यानी चैनल्स में रुकावट पैदा करता है? क्या ये सीधी कड़ी है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, बिल्कुल सीधी कड़ी है। ये आम जब दोषों के साथ मिल जाता है तो उन्हें और भी ज्यादा बिगाड़ देता है। ऐसी स्थिति को साम दोष कहते हैं, मतलब दोष आम के साथ। और यही आम या साम दोष स्रोतसों में जाकर चिपक जाता है, उनमें रुकावट यानी स्रोतस दृष्टि पैदा करता है, और फिर जहां ये जमा होता है वहीं पर बीमारी पैदा करता है। सामग्री में आम बनने के कारण उसके लक्षण जैसे भारीपन लगना, आलस्य आना, मुंह में बलगम जैसा लगना, स्वाद बिगड़ जाना और उसके प्रकार भी बताए गए हैं। और सबसे जरूरी शायद ये पहचानना है कि शरीर में आम है या नहीं इलाज के लिए। बिल्कुल, चिकित्सक के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि रोगी के जो दोष बिगड़े हैं वो आम युक्त है साम दोष या आम रहित है निराम दोष। इसके लक्षण, साम और निराम दोष लक्षण अलग अलग होते हैं, क्योंकि अगर आम मौजूद है तो पहले उसे पचाना या शरीर से निकालना जरूरी है। उसके बिना अगर आप सिर्फ दोषों को शांत करने की दवा देंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी बल्कि और उलझ सकती है। इसीलिए आम का आकलन उपचार की दिशा तय करने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हुई बीमारी की जड़ की बात और वो कैसे फैलती है। पर क्या आयुर्वेद ये भी बताता है कि बीमारी एकदम से प्रकट हो जाती है या धीरे धीरे विकसित होती है? इसके कुछ स्टेजेस होते हैं? हाँ, यही तो आयुर्वेद का सौंदर्य है। वो बीमारी के विकास की पूरी प्रक्रिया को भी बहुत विस्तार से बताता है। इसे क्रियाकाल या षट क्रियाकाल, 6 चरण भी कहते हैं, या संप्राप्ति के चरण भी कह सकते हैं। हमारी सामग्री में कुछ मुख्य चरणों का जिक्र है। जैसे एक महत्वपूर्ण पड़ाव है स्थान संश्रय। इसका मतलब है वो बिगड़े हुए दोष या आम जो पहले शरीर में घूम रहे थे, अब वो किसी कमजोर अंग या धातु में जाकर अपना डेरा जमा लेते हैं। अच्छा, मतलब घर बना लेते हैं वहां। हाँ, बिल्कुल, जैसे घुटनों में वात का जमा होना या फेफड़ों में कफ का। यहीं से समझिए बीमारी की नींव पड़ जाती है।
ये लोकलाइजेशन का स्टेज है। और इसके बाद क्या लक्षण तुरंत दिखने लगते हैं साफ साफ? नहीं, तुरंत साफ लक्षण नहीं आते हैं। इसके बाद आती है पूर्व रूप की अवस्था। ये बीमारी के शुरुआती बहुत हल्के फुल्के अस्पष्ट से लक्षण होते हैं, प्रोड्रोमल सिम्टम्स जिसे कहते हैं, जैसे थोड़ी सी थकान रहना, हल्का सा दर्द होना, किसी काम में मन न लगना। ये इतने साफ नहीं होते कि आप पक्का कह सकें कि कौन सी बीमारी है, लेकिन ये एक तरह की चेतावनी होते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। अच्छा। अगर यहीं पर ध्यान दे दिया जाए, जीवन शैली सुधार ली जाए, तो बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। और अगर ध्यान ना दिया तो फिर क्या होता है? तो फिर आती है रूप की अवस्था। रूप मतलब अब बीमारी के लक्षण पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं, मैनिफेस्ट सिम्टम्स। ये वो लक्षण है जिन्हें देखकर बीमारी का नामकरण किया जा सकता है, निदान किया जा सकता है। सामग्री में सामान्य लक्षणों, जनरल सिम्टम्स, और विशिष्ट लक्षणों, स्पेसिफिक सिम्टम्स का जिक्र है जो किसी खास बीमारी की पहचान कराते हैं। समझ गया। और इस पूरी प्रक्रिया को मतलब कारण से लेकर दोषों के बिगड़ने, उनके फैलने, फिर कहीं जाकर जमना, स्थान संचय, फिर हल्के लक्षण, पूर्व रूप दिखने, और फिर साफ लक्षण, रूप प्रकट होने तक, इसी पूरी कहानी को संप्राप्ति कहते हैं। सामग्री में संप्राप्ति भेद यानी इसके अलग अलग पहलुओं का भी जिक्र है, जैसे कितने दोष शामिल हैं, संख्या संप्राप्ति, कौन सा दोष मुख्य है, प्राधान्य संप्राप्ति, दोषों के कौन से गुण बिगड़े हैं, विकल्प संप्राप्ति वगैरह। ये सब समझना सही इलाज के लिए बेहद जरूरी है। वाकई ये तो बीमारी की पूरी कुंडली बनाने जैसा है। अच्छा, हमारी सामग्री में बीमारियों के वर्गीकरण, व्याधि क्लासिफिकेशन का भी जिक्र है। ये किस आधार पर किया गया है? ये भी बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, आयुर्वेद बीमारियों को कई तरह से वर्गीकृत करता है। इसका मकसद है उनकी प्रकृति और कारण को बेहतर ढंग से समझना, ताकि इलाज की योजना ठीक से बन सके। और ये वर्गीकरण सिर्फ लक्षणों पर आधारित नहीं है, बल्कि उनके मूल कारण मतलब ओरिजिन पर ज्यादा आधारित है। जैसे कुछ मुख्य प्रकार जो हमारी सामग्री में है। पहला है आदि बल प्रवृत्त या सहज। ये वो रोग है जो माता पिता से मिले जीन्स या बीज दोष के कारण होते हैं। मोटे तौर पर इन्हें आनुवांशिक या जेनेटिक कह सकते हैं। दूसरा, जन्म बल प्रवृत्त या गर्भज। ये वो रोग है जो जन्म के समय से ही होते हैं, मतलब कॉन्जेनिटल। इनका कारण गर्भकाल के दौरान मां के आहार विहार में गड़बड़ी या स्वास्थ्य समस्या हो सकता है। तीसरा, दोष बल प्रवृत्त या जातज। ये सबसे आम प्रकार है। ये वो रोग है जो जन्म के बाद हमारे अपने खानपान, रहन सहन की गलतियों से दोषों के बिगड़ने के कारण होते हैं, अक्वायर्ड डिजीजेस जिन्हें कहते हैं। चौथा, संघात बल प्रवृत्त या आगंतुज। ये बाहरी कारणों से होते हैं, जैसे चोट लग जाना, इन्फेक्शन हो जाना या किसी विषैले पदार्थ के संपर्क में आना, ट्रॉमेटिक या एक्सटर्नल फैक्टर्स वाले। पांचवा, दैवबल प्रवृत्त या कर्मज। कुछ रोग ऐसे भी माने गए हैं जिनके कारण या तो स्पष्ट समझ नहीं आते या जिन्हें पिछले कर्मों का फल माना जाता है। कभी कभी गलत उपचार याट्रोजेनिक से भी दिक्कतें आ सकती हैं, वो भी इसी में आ सकती हैं। छठा, काल बल प्रवृत्त या कालज। ये मौसम बदलने या उम्र बढ़ने के साथ स्वाभाविक रूप से होने वाले रोग हैं, इन्वायरमेंटल, सीजनल या एज रिलेटेड। और एक है स्वभाव बल प्रवृत्त। ये असल में रोग नहीं है, बल्कि शरीर की स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं, जैसे बुढ़ापा, भूख, प्यास। इन्हें रोका नहीं जा सकता। ये वर्गीकरण जानने का फायदा क्या है? क्या इससे इलाज में कोई मदद मिलती है? हाँ, बिल्कुल मिलती है। देखिए, अगर पता है कि रोग आनुवंशिक है या आदि बल, तो शायद उसे जड़ से मिटाना बहुत मुश्किल हो। तो इलाज का फोकस उसे मैनेज करने, नियंत्रित रखने पर होगा। अगर जन्म के बाद की गलतियों, दोषों से हुआ है, तो उन गलतियों को सुधारना और दोषों को संतुलित करना ही मुख्य इलाज होगा। अगर बाहरी चोट संघात बल से है, तो उसका उपचार बिल्कुल अलग होगा। तो कारण जानने से इलाज की दिशा तय होती है और उसकी सफलता की संभावना मतलब प्रोग्नोसिस, उसका भी अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। अच्छा। सामग्री में अष्टनिंदित का भी जिक्र है। ये 8 प्रकार के अवांछनीय शारीरिक गठन बताए गए हैं, जैसे बहुत मोटा, बहुत पतला, बहुत लंबा, बहुत पौना आदि। कुछ लोग इन्हें आधुनिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स से जोड़कर देखते हैं। और जनपदोध्वांस का भी उल्लेख है।
इसका मतलब है ऐसी बीमारियां जो एक साथ बहुत बड़े जनसमूह को प्रभावित करती हैं, जैसे महामारी, एपिडेमिक्स या पैंडेमिक्स। आयुर्वेद मानता है कि इनका कारण हवा, पानी, देश या काल का दूषित होना होता है। ये सब तो हुई बीमारियों की बात, पर हमारा शरीर भी तो इनसे लड़ता है। तो आयुर्वेद शरीर की सुरक्षा प्रणाली या जिसे हम आजकल इम्यूनिटी कहते हैं उसके बारे में क्या कहता है? हमारी सामग्री में क्या है इस पर? हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत सुंदर शब्द है, व्याधि क्षमत्व, मतलब व्याधि को क्षमा करने या रोकने की क्षमता, कैपेसिटी टू रेजिस्ट और ओवरकम डिजीज। हमारी सामग्री इसके कई पहलू बताती है। एक तो है विकार विघात भाव, यानी शरीर में वो कौन से तत्व या स्थितियां हैं जो बीमारी को रोकती हैं, और विकार विघात अभाव, यानी किन तत्वों की कमी से बीमारी आसानी से हो जाती है। यह हमारी नैसर्गिक प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इनेट इम्यूनिटी जैसी बात हुई। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सात्म्य। सात्म्य का मतलब है अनुकूलन या अडेप्टेबिलिटी। जो चीजें हमारे शरीर के लिए अनुकूल है, जिन्हें हमारा शरीर आसानी से अपना लेता है, हजम कर लेता है, जैसे कोई खास तरह का भोजन या वातावरण, वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। और एक शब्द ओजस, ये भी बहुत सुनने में आता है इम्यूनिटी के संदर्भ में। ये क्या चीज है? ओजस, हाँ, ये व्याधि क्षमत्व की धुरी है, समझिए। इसे आप शरीर की सभी धातुओं का सार, मतलब एसेंस ऑफ ऑल टिश्यूज कह सकती हैं। ये जीवन शक्ति, वाइटैलिटी और प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी का निचोड़ है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक बल और कांति का भी प्रतीक है। कहा जाता है जिसका ओजस मजबूत होता है वो आसानी से बीमार नहीं पड़ता, और अगर पड़ता भी है तो जल्दी ठीक हो जाता है। वाह। सामग्री में ओजस के प्रकार जैसे पर ओजस, अपर ओजस और ओजो दृष्टि लक्षण, यानी ओजस के बिगड़ने या कम होने के लक्षणों का भी वर्णन है। जैसे बहुत ज्यादा थकान होना, चिंता होना, इंद्रियों का कमजोर पड़ जाना। ओजस का क्षय होना, मतलब कम होना, शरीर को बीमारियों के लिए बहुत वल्नरेबल बना देता है। इसी से जुड़ी है दोषपाक, यानी बीमारी का पक्कड़ ठीक होना, रेजोल्यूशन ऑफ डिजीज और शरीर की स्वाभाविक हीलिंग और रिपेयर की क्षमता। ये सब व्याधि क्षमत्व का ही हिस्सा है। वाह, ओजस की अवधारणा तो वाकई बहुत गहरी लगती है। अच्छा, तो मान लीजिए निदान हो गया, बीमारी की पूरी प्रक्रिया संप्राप्ति समझ आ गई, शरीर की अपनी क्षमता, व्याधि क्षमता का भी अंदाजा लग गया। अब ये कैसे तय होता है कि बीमारी ठीक होगी भी या नहीं, और कितनी आसानी से, मतलब प्रोग्नोसिस? हाँ, इसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत व्यवस्थित तरीका है। इसे साध्यासाध्यत्व का निर्धारण कहते हैं, मतलब डिसाइडिंग द प्रोग्नोसिस, क्योरेबिलिटी और इनक्योरेबिलिटी। इसके लिए मुख्य रूप से दो चीजें देखी जाती हैं, रोगी बल और व्याधि बल। रोगी बल और व्याधि बल, मतलब मरीज की ताकत और बीमारी की ताकत। बिल्कुल सही। रोगी बल परीक्षा में देखा जाता है कि रोगी शारीरिक और मानसिक रूप से कितना मजबूत है, उसकी उम्र क्या है, पाचन शक्ति कैसी है, बीमारी को सहने की क्षमता कितनी है, वगैरह। जाहिर है एक बलवान रोगी कमजोर रोग पर आसानी से काबू पा लेता है। वहीं व्याधि बल परीक्षा में देखा जाता है कि बीमारी कितनी गंभीर है, उसके लक्षण कितने तीव्र है, कितने दोष और कितनी धातुएं उसमें शामिल हैं, बीमारी कितनी पुरानी हो चुकी है। तो एक बलवान रोग कमजोर रोगी पर हावी हो सकता है। इन्हीं दोनों की तुलना करके और भी कई चीजें देखकर तय किया जाता है कि रोग साध्य है, मतलब क्यूरेबल, या कष्ट साध्य है, डिफिकल्ट टू क्योर पर इलाज संभव है, या याप्य है, मैनेजेबल, मतलब पूरी तरह ठीक नहीं होगा पर दवा परहेज से नियंत्रण में रखा जा सकता है, या फिर असाध्य है, इनक्योरेबल। इसमें अरिष्ट लक्षणों का भी जिक्र है हमारी सामग्री में। ये क्या होता है? लक्षणों या संकेतों को कहते हैं जो रोगी में मृत्यु के निकट होने या बीमारी के बिल्कुल असाध्य होने का संकेत देते हैं। फेटल साइंस और इंडिकेटर्स ऑफ इनक्योरेबिलिटी। इनका ज्ञान चिकित्सक को रोगी के भविष्य का सही अनुमान लगाने और उसके अनुसार रोगी या उसके परिवार वालों को सलाह देने में मदद करता है। ये काफी गंभीर विषय है और इसका ज्ञान बहुत अनुभवी वैद्य को ही होता है। सामग्री का आखिर में कुछ आधुनिक संदर्भ भी जुड़े हैं, जैसे महामारी और डिजिटल स्वास्थ्य। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, जनपदोध्वंस की जो अवधारणा है वो दिखाती है कि आयुर्वेद में सामुदायिक स्वास्थ्य और महामारियों, एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स की समझ पहले से थी, जो आज के समय में भी कितनी प्रासंगिक है। और रोग निदान के संदर्भ में डिजिटल स्वास्थ्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उल्लेख है
वो ये संकेत देता है कि इन प्राचीन निदान पद्धतियों को आज की तकनीक के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर भी विचार हो रहा है। ये परंपरा और आधुनिकता के संगम की एक झलक है। कौन जाने, भविष्य में एआई शायद आयुर्वेद की इस जटिल निदान प्रक्रिया में मदद कर सके। दिलचस्प है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आयुर्वेद का रोग निदान और विकृति विज्ञान का जो नजरिया है वो बहुत ही व्यापक और गहरा है। ये सिर्फ लक्षणों का नामकरण नहीं है, बल्कि ये बीमारी की पूरी यात्रा, उसके कारण से लेकर शरीर में उसके विकास तक, रोगी की अपनी क्षमता और भविष्य में उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सब को समझने की एक कोशिश है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक समग्र मतलब हॉलिस्टिक दृष्टिकोण है जो केवल बीमारी पर नहीं बल्कि बीमार व्यक्ति पर केंद्रित है। ये मानता है कि शरीर, मन, इंद्रियां और हमारा वातावरण ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य इसी संतुलन का नाम है। रोग क्या है? इसी संतुलन के बिगड़ने का नतीजा है। और निदान का मतलब है इस पूरे बिगड़े हुए संतुलन की तस्वीर को समझना। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। आयुर्वेद जिस तरह से आम पर इतना जोर देता है, जैसे हम शायद मेटाबॉलिक टॉक्सिन जैसा कुछ समझ सकते हैं, या अग्नि पर यानी मेटाबॉलिक फायर या पाचन शक्ति, और श्रोतस पर शरीर के वो सूक्ष्म परिवहन मार्ग, तो क्या इन प्राचीन विचारों में आज के दौर की जो जटिल और पुरानी बीमारियां हैं, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की जो समस्या है, इनको समझने और शायद उनके प्रबंधन के लिए भी कोई नई राह, कोई गहरी समझ छिपी हो सकती है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।